2 अगस्त 2013 में यूएस में एक मूवी रिलीज होती है द कंजरिंग नाम से। और इस मूवी को देखने के बाद यूएस के साथ साथ कई देश और भी थे जो हैरान थे, क्योंकि उस मूवी में जो भी चीजें दिखाई गई थी वो रियल में एक फैमिली के साथ हो चुकी थी। और आज भी ये मूवी अपनी हॉररनेस के लिए चर्चाओं में रहती है और इसको दुनिया की सबसे ज्यादा डरावनी मूवी का खिताब भी मिल चुका है। लेकिन ऐसा क्या होता है उस फैमिली के साथ जो इस मूवी को दुनिया की सबसे ज्यादा डरावनी मूवीज में शामिल कर दी होती है। एंड जस्ट इमेजिन कि वो सारी डरावनी चीजें वो फैमिली ने फील किया होगा, उसको सहा होगा, उसको जिया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी मूवी की कहानी को जानने वाले हैं कि रियल लाइफ में आखिर में क्या हुआ था उस फैमिली के साथ। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी चैनल पे नए हो ऐसे ही हॉरर एंड मिस्ट्री टाइप की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर देना। ये कहानी होने वाली है पैरॉन फैमिली को, जिसको उस टाइम के फेमस और सबसे ज्यादा जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड एंड लॉरेन वैरन, जो कि एक कपल होते हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था। और इसके रिलेटेड आपको रियल इंटरव्यूज यूट्यूब एंड इंटरनेट पे आसानी से मिल जाएंगे। 1970 में आई ठंड के मौसम में रॉगर पैरॉन, वाइफ कैरोलिन पैरॉन और अपने 5 बच्चों के साथ एक फार्म हाउस में रहने के लिए रवाना हुए, जो कि हैरिस वैली, रोड आइसलैंड में लोकेटेड है। ये घर 200 एकड़ में फैला हुआ था और ये घर 1736 में बनवाया गया था। रोगर को जब पता चलता है कि इतना बड़ा घर इतने कम दामों में मिल रहा है, तो रोगर की जो भी जिंदगी भर की सेविंग रहती है सारा पैसा लगाकर उस घर का 10 साल का एग्रीमेंट बनवा लिया होता है और अपनी सारी फैमिली के साथ इस घर में शिफ्ट होने लगता है। घर में इंटर होते ही कुछ दिन बाद उन सबको ऐसा महसूस होने लगा था कि उनके साथ भी इस घर में कोई और रह रहा है। और उन सबका कहना था कि इस घर में एक दो नहीं बहुत सारी आत्माएं हैं, लेकिन वो आत्माएं इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ती थी। कभी कभी उनके बच्चों के पीछे रहना, उनसे बातें करना और उनके साथ खेलना, लेकिन कुछ टाइम बाद वो सारी चीजें होने लगती है जो एक आत्मा करती है खाली घर में। जैसे कि वहाँ के जो भी सामान रहते थे वो अपने आप ही इधर से इधर मूव होते रहते थे। फोटो फ्रेम्स का हवा में तैरना, बच्चों के स्पिरिट्स का होना जो उनके बच्चों को सोने नहीं देती थी, हॉल्स में हर टाइम किसी के होने का एहसास करना और घड़ी में हमेशा 3 बजे रहना। ये सब रोगर की फैमिली महसूस भी कर रही थी और उससे डर भी रहे थे, लेकिन वो लोग और कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि रोगर की जितनी भी सेविंग थी, जितने भी पैसे थे, रोगर ने वो सारे पैसे इस घर में लगा दिए होते हैं। रोगर की जो फैमिली होती है वो ज्यादा से ज्यादा चीजें अवॉइड करती रहती है और उन्हीं के साथ जीने लगती है। लेकिन कुछ टाइम बाद उस घर में एक ऐसी स्पिरिट्स आती है जिसने इस घर को भूतहा बना दिया होता है। और ये स्पिरिट्स होती है, ये आत्मा होती है बशेबा की। और बशेबा ने कैरोलिन को टारगेट किया। बशेबा कैरोलिन को जितना हो सके रात में टॉर्चर करती थी। कैरोलिन जब सुबह में उठती थी तो वो देखती थी कि उसकी बॉडी पे जगह जगह जख्म के निशान हुए हैं, लेकिन कैरोलिन उस पे ध्यान न देकर अक्सर दवाइयाँ खा लिया करती थी। बशेबा कैरोलिन को अंदर से कमजोर कर रही थी ताकि वो उस पे अपना कब्जा जमा सके। और धीरे धीरे कैरोलिन कमजोर भी पड़ रही थी, लेकिन वो अपने आप पे ज्यादा ध्यान ना देके अपने बच्चों को संभालती रहती थी, क्योंकि हर रात वहाँ की जो आत्माएं होती थी उनके बच्चों को सोने नहीं देती थी। चीजें हद से ज्यादा बदतर होने लगी थी और उसके बाद पूरी पैरॉन फैमिली हॉल्स में सोने लगी थी। लेकिन ये स्पिरिट्स, ये आत्माएं वहाँ भी इनका पीछा नहीं छोड़ती, वहाँ भी इन सबको हॉन्ट करती रहती हैं। रोगर के बच्चे बताते हैं उनको हर रात 7 सोल्जर की आवाजें आती रहती है जिनको उस दीवार में चुना दिया गया होता है। उनको इस दीवार से निकालो। और अक्सर रात में वहाँ की जो बच्चों की स्पिरिट्स थी वो उनके पास आती थी रात के वक्त और उनसे खेलने को कहती थी। जब ये लोग उस आत्मा को मना कर देते थे तो वो उनको उसी टाइम से हॉन्ट करना शुरू कर देती थी। उनकी 2 बेटियां सिंथिया और एंड्रिया जो बताती हैं कि शुरू के 2 महीने कोई औरत रोज रात में उनके सर थपथपाती थी और शुरू में उसे लगा था कि वो उसकी मॉम है, पर जब वो वहाँ से जाती थी तो उस बिस्तर पर अजीब सी महक रहा करती थी। उन दोनों को वो महक आज भी याद है। उनकी तीसरी बेटी सिंथिया का कहना था जब से वो लोग इस घर में इंटर किए हैं तभी से उसको एक स्पिरिट्स, एक औरत की आत्मा दिखती रहती थी जो उनको खेलते सोते हर वक्त देखती रहती थी, लेकिन उनको कुछ भी नहीं करती थी। उनकी 4th बेटी सैंडी को रोज रात में लोगों की आवाज आती रहती थी और वो आवाज कहती थी इसका मतलब था वहाँ पे 7 सोल्जर हैं जिनको दीवार में दफनाया गया है। एक बार सैंडी बताती है कि ये आवाज इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि उसके कानों से खून निकलना शुरू हो जाते हैं। और ये सारे इंटरव्यूज आपको यूट्यूब और इंटरनेट पे आराम से मिल जाएंगे। इन सब की कहानियां सुनने के बाद सबको ये मालूम चलता है ये जितने भी फैमिली मेंबर हैं सबके साथ कुछ अलग अलग तरीके की घटनाएं हो रही हैं, जो घटनाएं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग और क्रीपी होती हैं।
रोगर की फैमिली का कहना था कि शाम के 5 बजते ही सड़े मांस की बदबू उनके घर से आने लगती थी। आत्माओं ने उनको इतना ज्यादा टॉर्चर किया कि उनकी जितने भी बेटियां थीं, जितने भी बच्चे थे, उन सबको रात के वक्त जब भी वो अपने बेड पे सोते थे उन सबको उठाकर फर्श पर फेंक दिया करती थी, और जब वो सुबह में उठते थे तो वो सारे फर्श पर पड़े पाए जाते थे। रोगर की सबसे बड़ी बेटी एंड्रिया ने क्लेम किया एक बैड मेल स्पिरिट्स जो उन्हें बहुत टॉर्चर करता है, इवन इतना बेकार कि उसने डिटेल बताने से भी इनकार कर दिया था। एंड्रिया ने सिर्फ इतना बताया था कि एक बैड मेल स्पिरिट्स है जो अपने साथ 7 लड़कियों के स्पिरिट्स को लेके चलता है। इंसिडेंट्स इतने ज्यादा बढ़ गए होते हैं कि ये बात लॉरेन और एड वैरन के पास पहुंचती है, जो उस टाइम के बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। जब वैरन कपल इस घर में इंटर करता है तो उसकी वाइफ को मालूम चल जाता है इस घर को एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी आत्माओं ने जकड़ा हुआ है। वैरन कपल ये चीज डिसाइड करते हैं कि वो इस घर में रहकर सारी चीजें महसूस करेंगे और उसके बाद इस केस को सॉल्व भी करेंगे। फर्स्ट नाइट जब सब हॉल में सो रहे होते हैं, लॉरेन को ऊपर फ्लोर से किसी के कदमों की आवाज आती है। वो उठ के देखती है तो उसे एक औरत दिखती है जो अपने हाथ में एक छोटी बच्ची को गोद ली होती है। फिर अचानक से वो औरत उस बच्ची का गला काट देती है और वहीं लॉरेन बेहोश हो जाती है। फिर वो लोग 3 दिन तक इस घर में रहते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता है। लेकिन एक बार उस कपल को नीचे बेसमेंट से उनके छोटी बेटी की रोने की आवाज आती है। जैसे ही वो लोग बेसमेंट में जाते हैं तो वो देखते हैं कैरलिन, जिसकी आंखें पूरी सफेद है और उसकी बॉडी पे हर जगह जख्म के निशान है। वो अपनी छोटी बेटी को गोद में ली होती है और उसकी गर्दन पर चाकू रखी होती है। कैरलिन अपनी बेटी की बलि देने ही वाली थी, तभी वो कपल उसको जल्दी से रोकते हैं। तभी उनको मालूम चलता है कि कैरलिन पोजेस्ड हो चुकी है और अभी तक इवेल उससे सब करा रही होती है। तब उन कपल को समझ में आता है कि ये सारी चीजें कैरलिन से वो आत्मा करवा रही होती है। उसके बाद ये कपल एक प्रीस्ट को फोन करता है, लेकिन उस प्रीस्ट को इनके घर तक आने के लिए घंटों का टाइम लगता, जिसके बाद से वो कपल खुद ही उसका एग्जॉर्सिज्म करना स्टार्ट कर देता है। कैरलिन पेरॉन का एग्जॉर्सिज्म पूरे 2 घंटों तक चलता है और उन 2 घंटों में कैरलिन के मुंह से काफी ज्यादा ब्लड वेस्ट होता है, यहाँ तक कि उसकी जो भी बोन्स होती हैं, जो हड्डियां होती हैं, वो क्रैक होती रहती हैं। लेकिन फाइनली 2 घंटे बाद कैरलिन उस आत्मा से फ्री हो जाती है, उसका एग्जॉर्सिज्म कंप्लीट हो गया होता है। फिर इस स्टोरी पे ये कपल एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाता है और उसके बाद 2013 में इसी डॉक्यूमेंट्री पे आई द कंजरिंग मूवी। अब मूवीज और डॉक्यूमेंट्री से निकल के बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि उस एग्जॉर्सिज्म के कुछ ही टाइम बाद से फिर चीजें बिगड़ना शुरू हो गई होती हैं और ये फैमिली पूरे 10 साल तक उसी कंडीशन में, उसी आत्माओं के बीच में फंसी रहती है और उन्हीं आत्माओं के साथ पूरे 10 साल ये रोगर फैमिली अपना वक्त गुजारती है। उन लोगों का कहना था कि उस एग्जॉर्सिज्म के बाद वो जो स्पिरिट्स होती है वो तो चली गई होती है, लेकिन उसके बाद जो भी स्पिरिट्स इस घर में मौजूद होती हैं वो एज इट इज ऐसे ही रहती हैं और ये रोगर फैमिली पूरे 10 साल तक उसी आत्माओं के साथ अपनी जिंदगी गुजारती है। उनका कहना होता है कि ये एग्जॉर्सिज्म होने के बाद ये सारी बहनें हाइड एंड सीक खेल रही होती हैं और जो उनकी छोटी बहन सिंधी होती है वो एक बॉक्स में जाकर छुप जाती है। वो एक वुडन बॉक्स होता है जिसके बाहर कोई भी लॉक नहीं लगा होता है। काफी वक्त गुजारने के बाद जो उसकी छोटी बच्ची होती है वो सोचती है कि अब यहाँ से निकलकर कहीं और छुप जाया जाए, लेकिन उसके बाद से वो बॉक्स खुलता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि उसको बाहर से किसी ने लॉक कर दिया है और वो तेज से चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज कोई भी नहीं सुनता है। और उसके 20 मिनट बाद उसकी जो तीसरी बहन होती है नैन्सी, वो इस बॉक्स को ओपन करती है और देखती है कि उसकी बहन उसी में बेहोश पड़ी है और उसी टाइम से ये सारी चीजें फिर से शुरू हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ये बासिबा कौन थी और इसके पीछे की स्टोरी क्या थी। 80s के टाइम पे बासिबा इसी घर में रहा करती थी और उसके साथ उसका हस्बैंड जो था वो शहर जाकर पैसे कमाया करता था और वो एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी और ज्यादातर जो उसका हस्बैंड था वो शहर में ही रहा करता था, जिसकी वजह से बासिबा इस पूरे घर में अकेले रहा करती थी और जिसकी वजह से वो विचक्राफ्ट की तरफ अट्रैक्ट भी होने लगी थी और धीरे धीरे करके बासिबा एक विच में कन्वर्ट हो गई होती है और ज्यादा पावर की लालच में उसने अपने एक बेटे की बलि भी दे दी होती है। वहाँ के जो नेबर्स थे उनको जैसे ही पता चलता है कि ये सारी चीजें इस घर में की जाती है तो उन्होंने बासिबा को जलाने का ट्राई किया, लेकिन बासिबा अपने बेसमेंट में जाके शैतान के रास्ते में कुर्बान हो जाती है, शैतान के रास्ते में अपनी बलि दे दी होती है और यही सैक्रिफाइस उस घर को श्रापित बना देता है, जिसकी वजह से वहाँ की जो भी स्पिरिट्स रहती हैं, जो भी आने जाने वाली आत्माएं रहती थी उस घर से अट्रैक्ट होने लगी और बहुत सारी आत्माएं इस घर में आके रहने लगी।
बासिबा एक विश थी, ये तो हर कोई जानता है, और उसने अपनी बेटी की बलि ज्यादा पावर्स के चक्कर में दी होती है। लेकिन आज भी बासिबा की मौत के पीछे अलग अलग थ्योरी बताई जाती है, और उसकी मौत कैसे हुई थी ये काला सच आज तक किसी को नहीं मालूम। लेकिन वो घर सच में श्रापित है, क्योंकि जब भी हम किसी घर में विच क्राफ्ट या फिर काला जादू करते हैं तो वो घर वैसे भी श्रापित हो जाता है, वो जगह वैसे भी श्रापित हो जाती है। 10 साल बाद जब रॉगर फैमिली ने इस घर को छोड़ा तो वहाँ की जो ओनर नॉर्मा थी, नॉर्मा का कहना था कि ये जो फैमिली बोल रही है वो बिल्कुल झूठ है, इस घर में कोई भी ऐसी चीजें नहीं है, ये घर बिल्कुल भी नॉर्मल है। नॉर्मा का कहना था कि बस उसको कभी कभी किसी दूसरे रूम से किसी की बात करने की आवाज आती है, पैरों की चलने की आवाज आती रहती है, और कभी कभी बहुत ही अजीब तरीके की ब्लू लाइट रूम से निकलते हुए दिखती रहती है। और नॉर्मा का कहना था कि ये सब बातें उसके लिए नॉर्मल है। जस्ट इमेजिन आपके अलावा भी कोई आपके घर में रहता हो, ये चीज आपके लिए नॉर्मल कैसे हो सकती है। लेकिन नॉर्मा का कहना होता है कि वो सब चीजें उसके लिए नॉर्मल होती है, और ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट मिस्ट्री एंड हॉरर भरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।